Dear students, this is Dr. Athar Tajamul Islam and welcome to the channel Economic Success Point. BA 5th सेमेस्टर का पेपर होने वाला है कुछ दिनों में, तो इन दिस रिगार्ड कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप पे, कॉल्स पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर BA 5th सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का गेस्ट पेपर अपलोड कीजिए। जैसे कि आप जानते हो कि इसमें आप लोगों के दो पेपर रहते हैं, ऑप्शन रहती है आप लोगों को। एक पेपर तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया फर्स्ट रहता है, दूसरा पेपर पब्लिक फाइनेंस का रहता है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस में यही पेपर पढ़ाया गया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया फर्स्ट। तो आज के वीडियो में हम गेस्ट पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया फर्स्ट के देखेंगे। सिलेबस तो आप लोगों ने पूरा कंप्लीट किया होगा, बट डोंट रिमेन कन्फाइन्ड टू दिस गेस्ट पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, बस इन क्वेश्चंस को हम यहीं पे थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करके देखेंगे, क्योंकि अगर हम पूरे क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे फिर वीडियो लेंथ बढ़ जाती है एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू वॉच। तो थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन होगा, बट वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग डोंट रिमेन कन्फाइन्ड टू दिस क्वेश्चन। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले इसमें जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहते हैं कैरिंग 3 मार्क्स ईच, इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी सेक्टर। ये 3 सेक्टर जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं बिजनेस टाइप्स या उसमें जो गुड्स बनते हैं और जो वो फिर इकोनॉमिक सेटअप में बेचते हैं। इसमें जो सबसे पहला प्राइमरी सेक्टर है, इट इज कंसर्न विद एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द अर्थ। इसके जो इकोनॉमिक ऑपरेशंस है दे आर रिवॉल्विंग अराउंड यूजिंग द प्लैनेट्स नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे वेजिटेशन, वाटर, मिनरल्स एटसेट्रा। और इसमें जो प्राइमरी सेक्टर में आता है एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर ये रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करता है, या द ट्रांजिशन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। इसमें जो आते हैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग, क्राफ्ट एंड फैशन, कंस्ट्रक्शन एटसेट्रा। टेरिशरी सेक्टर जिसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, टेरिशरी सेक्टर उन्हीं गुड्स को कंज्यूमर्स तक पहुंचाने का काम करता है, बिकॉज इट इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स बट rather in provisions of services to general public। अगर हम इन शॉर्ट कहे एक लाइन में इन 3 सेक्टर्स की इंटरडिपेंडेंस बताए, तो हम कह सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर इज वायर द मटेरियल्स फॉर द सेकेंडरी सेक्टर आर गैदर्ड। इन सेकेंडरी सेक्टर द प्रोडक्ट इज देन मेड इनटू कंज्यूमेबल आइटम्स विच इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय टेरिशरी सेक्टर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। फिजिकल कैपिटल में नॉन ह्यूमन एसेट्स आते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, टूल्स एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी एंड इन्वेंट्री, जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। बट ह्यूमन कैपिटल जो है इट डिस्क्राइब्स और रेफर्स टू स्टॉक ऑफ नॉलेज, स्किल्स, टैलेंट, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, जो कंपनीज के एम्प्लॉयर्स के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इकोनॉमिक सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मौजूद बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए और कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे छूट न जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको कहते हैं, डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट जो है
डिस्क्राइब किया था 1987 बिटलैंड कमीशन रिपोर्ट में। उन्होंने क्या कहा कि डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। या अगर हम सिंपली कहें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट इज कंडक्टेड विदाउट डेप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इंडिया की जो टोटल लिटरेसी रेट थी दैट वाज 74.04%, मेल लिटरेसी रेट 82.14%, फीमेल लिटरेसी रेट 65.46%, रूरल लिटरेसी रेट 85%, अर्बन लिटरेसी रेट 69%, और हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो स्टेट में थी वो केरला में थी 93.91%, लेकिन लोएस्ट लिटरेसी रेट जो थी वो बिहार में थी 63.81%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन अर्बनाइजेशन। अर्बन एरियाज हम यूजुअली उन सिटीज या टाउनस या सबर्ब्स को कहते हैं जहां पे डेवलपमेंट ज्यादा होता है। तो अर्बनाइजेशन अब उसी प्रोसेस को कहते हैं जहां पे पॉपुलेशन शिफ्ट करती है फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया। इससे क्या होता है कि रूरल एरियाज में जो है डिक्रीज होता है इन द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग, एंड द वेज इन विच सोसाइटीज अडॉप्ट टू दिस चेंज उसको हम अर्बनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। It is defined as the number of maternal deaths per 1 lakh live births due to pregnancy or termination of pregnancy, regardless of the site or duration of pregnancy. ये हम यूज क्यों करते हैं? to represent the risk associated with pregnancy among women. इंडिया में जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी नेशनल सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की, अकॉर्डिंग टू दैट इंडिया की जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है दैट इज 113 पर 1 लाख लाइव बर्थ। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। सिंपली इट रेफर्स टू द aggregate distribution of occupations in an economy defined by economic function, social rank या skill level। या हम कह सकते हैं कि the distribution of population according to different types of occupations। ऑक्यूपेशन जनरली क्लासिफाई होते हैं जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी जो हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे, या किसी इकोनॉमी में कितनी परसेंटेज वर्कफोर्स की कितनी परसेंटेज किस इकोनॉमिक सेटअप में काम करती है। बहुत सारे फैक्टर्स है जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं, जैसे वहाँ की टेक्नोलॉजी कैसी है, इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कैसा है, लेबर मार्केट कैसा है, या उस इकोनॉमी की ब्यूरोक्रेसी कैसी है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन अंडर एंड डिसग्रेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं? सिंपली अगर हम कहें कि इट इज अ सिचुएशन इन विच पीपल एम्प्लॉयड कंट्रीब्यूट लेस देन देयर कैपेसिटी टू प्रोडक्शन। इसमें लोगों को गेनफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। अभी फॉर एग्जांपल इंडिया में किसी जगह पुलिस के लिए जो है रिक्रूटमेंट ड्राइव हो रहा है, तो वहाँ पे पीएचडी होल्डर जो है वो अप्लाई कर रहा है। पीएचडी इज नॉट मेंट फॉर दैट पोस्ट, ही इज मेंट फॉर एकेडमिक्स पर्पस। तो वहाँ पे वो उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा जो उसकी कैपेसिटी है, उसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। उसके बाद जो है दैट इज डिसग्रेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। उस सिचुएशन में जब लोग जो है ज़्यादा लोग किसी एक काम में काम करते होंगे जहाँ पे जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा वहाँ पे काम करते होंगे, अगर हम उस काम से कुछ एम्प्लॉयज़ को
विड्रॉ भी करेंगे तो प्रोडक्शन विल नॉट सफर। सिंपली अगर हम कहें कि एम्प्लॉयमेंट विद सरप्लस मैन पावर, जहां पे सम वर्कर्स का जो है जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी रहती है, जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज नेम एनी फोर एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स इन इंडिया। बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स अभी तक जो है लॉन्च हुए हैं, जैसे उसमें MG नरेगा एक है, जवाहर रोजगार योजना है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, रूरल लैंड रेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज डिफाइन इनइक्वालिटी। डिफाइन इनइक्वालिटी, नेम 3 मेथड्स यूज्ड टू मेजर इनइक्वालिटी। सिंपली अगर हम इनइक्वालिटी को डिफाइन करें तो रेफर्स टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम अमंग इट्स सिटीजन्स। और इसमें बहुत सारे मेथड्स यूज होते हैं टू मेजर, जैसे पहला प्रपोर्शन ऑफ इनकम रिसीव्ड बाय डिफरेंट साइज ग्रुप्स, या लॉरेंस कर्व है, गिनी कोएफिशिएंट है, या द पॉवर्टी बेस्ड अप्रोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज डिफाइन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी किसको कहते हैं? Absolute poverty is a condition where household income is below a necessary level to maintain basic living standards, जैसे food, shelter, housing। और इंडिया में जो ये बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए जो पॉवर्टी लाइन ड्रा की गई है, प्रेजेंट जो अभी चल रही है, करंट ऑफिशियल मेजर फॉर पॉवर्टी, they are based on Tendulkar poverty line, fixed at daily expenditure are of rupees 27.20 for rural areas and rupees 33.30 for urban areas। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज व्हाट इज रिलेटिव पॉवर्टी। इट इज डिफाइंड फ्रॉम सोशल पर्सपेक्टिव, that is when we compare living standard to the economic standards of population living in the surroundings। तो अगर हम सिंपली कहें कि ये जो रिलेटिव पॉवर्टी है इट इज़ अ मेजर ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, किसी हमारे सराउंडिंग एरिया में कितनी पॉवर्टी है, अगर हम उसको अपनी पॉवर्टी के साथ कंपेयर करें तो उसको हम रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी हम किसको कहते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी को हम अगर हम सिंपली कहें कि इज द मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ एन इकोनॉमी टू कंट्रोल क्वांटिटी ऑफ मनी अवेलेबिलिटी इन एन इकोनॉमी एंड द चैनल्स बाय विच न्यू मनी इज सप्लाइड। और इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है जैसे प्राइस स्टेबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट, फेवरेबल इक्विलिब्रियम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इसके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो आपको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद फिजिकल पॉलिसी, सिंपली इट इज़ द यूज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी, या द मीन्स बाय विच अ गवर्नमेंट एडजस्ट्स इट्स स्पेंडिंग लेवल्स एंड टैक्स रेट्स टू मॉनिटर एंड इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन इन्वेस्टमेंट एंड इट इज टाइप्स। अगर हम इकोनॉमिक आउटलुक में देखें, इन्वेस्टमेंट सिंपली इज परचेज ऑफ टूल्स दैट आर नॉट कंज्यूम्ड टुडे बट आर यूज्ड इन द फ्यूचर टू जनरेट वेल्थ, या simply defined as an addition to the stockpile of physical capital such as machinery, building, roads, etc. इसमें जो टाइप्स है, सबसे पहला इंड्यूस्ड एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट अफेक्टेड बाय चेंजेस इन लेवल ऑफ इनकम, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रेट ऑफ प्रॉफिट। मतलब कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो है ये डिपेंड करता है इन 3 पैरामीटर्स पे।
अगर इनमें से कोई भी पैरामीटर चेंज हो जाए तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट चेंज होता है. In contrary to that, autonomous remain unaffected by changes in these parameters, that is level of income, rate of interest, rate of profit. And autonomous investment is always determined by consideration of social welfare. उसके बाद जो यहाँ पे सेक्शन बी में आपको मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, कैरिंग 5 मार्क्स ईच. इसमें आपके ऑप्शन मिलती है. इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज स्टेट ब्रीफली द फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. बहुत सारे फीचर्स इंडियन इकोनॉमी के है जो आप उसमें से आप कुछ को यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. सबसे पहला फीचर जो है दैट इज मिक्सड इकोनॉमी. दैट मीन्स मिक्सड इकोनॉमी इज द इकोनॉमी इन विच द बेनिफिट्स ऑफ द कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी आर इनकॉर्पोरेटेड. उसके बाद नेक्स्ट एग्रो बेस्ड इकोनॉमी, overpopulation, uneven wealth distribution, low per capita income, imperfect market, obsolete technology, backward society, the endless loop of poverty. These are the features of the Indian economy. Next question is explain capitalist, socialistic and mixed economy. अगर हम सिंपली कहें कि मिक्स कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जो है इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय प्राइवेट ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कैपिटल गुड्स, नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर एटसेट्रा. और सोशलिस्टिक इकोनॉमी में क्या होता है कि कैरेक्टराइज्ड बाय स्टेट ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन देखें कि कैपिटलिस्ट में क्या होता है कि प्राइवेट एंटिटीज कंट्रोल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन सोशलिस्ट कंट्री में दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में जो है डिमांड एंड सप्लाई प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इन्फ्लुएंस करती है, लेकिन सोशलिस्ट में प्राइस इज अंडर द गवर्नमेंट सुपरविजन एंड कंट्रोल. कैपिटलिस्ट में जो है मेन मोटिव रहता है टू अर्न प्रॉफिट्स, लेकिन सोशलिस्ट में इज जो मोटिव रहता है दैट इज वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहता है इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन सोशलिस्ट कंट्री में जो है गवर्नमेंट हैज कंप्लीट कंट्रोल. कैपिटलिस्टिक में इकोनॉमी में जो है वहां पे कंपटीशन रहता है डिफरेंट मल्टीपल बिजनेसेस में. दैट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी. लेकिन सोशलिस्ट में वहां पे गवर्नमेंट का कोई कंपटीटर नहीं रहता है. कैपिटलिस्ट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है दैट इज अनइक्वल, लेकिन सोशलिस्ट में डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मोर और लेस इक्वल रहती है. मिक्सड इकोनॉमी अगर हम सिंपली कहें दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्राइवेट एंड स्टेट ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन विच द बेनिफिट्स, अगर हम सिंपली कहें इन विच द बेनिफिट्स ऑफ द कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी आर इनकॉर्पोरेटेड. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज define demographic dividend and also highlight some demographic features in India. Demographic dividend किसको कहते हैं? यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने जो डेमोग्राफिक डिविडेंड को डिफाइन किया है दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम शिफ्ट्स इन पॉपुलेशन इज एज स्ट्रक्चर, मेनली व्हेन द शेयर ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन किसको हम कहते हैं between the age group of 15 and 64 is larger than the non-working age. और non-working age group किसको non-working age population जो है उसको उसमें हम किसको इंक्लूड करते हैं below the 14 years and 65 and above. जब इसमें चेंज हो जाए वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा हो एज कंपेयर टू द नॉन वर्किंग पॉपुलेशन, उसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं. और इंडिया में जो अभी वर्किंग पॉपुलेशन है दैट इज नियर अबाउट 900 मिलियन एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपेंड बाय अनदर 100 मिलियन बाय 2025.
दैट मीन्स 2025 में जो इंडिया के पास वर्किंग पॉपुलेशन जो होगी 1 बिलियन। और इसमें जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आती है ड्यू टू फॉलिंग बर्थ रेट, लोअर फर्टिलिटी रेट, इंक्रीज्ड लॉन्गेविटी, और इंडिया में जो डेमोग्राफिक फीचर्स जो इंडिया के है, इसमें आप इंक्लूड किसी भी स्टैटिस्टिकल फैक्टर को कर सकते हो दैट इन्फ्लुएंस ग्रोथ और डिक्लाइन, लेकिन कुछ पैरामीटर जो है दे आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट, जैसे पॉपुलेशन साइज, डेंसिटी, एज स्ट्रक्चर, बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, ग्रोथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इंडिया में जो अभी पॉपुलेशन है दैट इज़ नियर अबाउट 136 करोड़, डेंसिटी जो है 426 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, एज स्ट्रक्चर जो है उसमें 0 to 14 आपको 28.6% जो है रहते हैं, 15 to 64 जो है 63.6% रहते हैं, 65 एंड अबव जो है 5.3% रहते हैं। इंडिया की जो बर्थ रेट है दैट इज 17.1 बर्थ पर 1000, डेथ रेट जो है दैट इज 77.3 डेथ्स पर 1000, सेक्स रेशियो जो है दैट इज 1.079 मेल्स पर फीमेल्स, ग्रोथ रेट जो है पॉपुलेशन की दैट इज 0.98%, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो इंडिया में है दैट इज 70.19 ईयर्स, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो है दैट इज 29.94 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ्स। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज एक्सप्लेन अर्बनाइजेशन एंड एक्सप्लेन सम कॉजेज ऑफ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं एंड द कॉजेज ऑफ अर्बनाइजेशन, बहुत सारे कॉजेज है इसमें, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, commercialization, social benefits and services, employment opportunities, modernization and changes in mode of living, rural urban transformation, infrastructure development। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, स्टेट डिफरेंस बिटवीन देम। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हम उस सेक्टर को कहते हैं जहां पे एम्प्लॉयमेंट टर्म्स फिक्स्ड रहती है, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है वहां पे एम्प्लॉयमेंट टर्म्स फिक्स्ड नहीं रहती है। इन दोनों में जो डिफरेंस है उनको हम पॉइंट वाइज यहाँ पे देखेंगे। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो है इट इज़ अ सेक्टर वायर द एम्प्लॉयमेंट टर्म्स आर फिक्स्ड एंड रेगुलर and the employees get assured work, लेकिन unorganized sector में where the employment terms are not fixed as well as the enterprises are not registered with government। next difference that is unorganized sector में जो है employers follow the government rules and regulations applicable to them, लेकिन unorganized sector में जो है they are not governed by any act। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में अगर हम देखें तो वहाँ पे जो है दे हैव assured jobs with job securities, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो है वहां पे एम्प्लॉयज जो है रेगुलरली मंथली सैलरीज ड्रॉ करते हैं, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो है वर्कर्स जो है दे आर पेड ऑन अ डेली बेसिस। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में अगर हम देखें जो है कि सैलरीज जो है दे आर एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो है वेजेस आर बिलो व्हाट इज प्रेस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की अगर हम एग्जांपल देखें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स, बैंक्स एटसेट्रा। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में अगर हम देखें फार्मिंग, डोमेस्टिक वर्क, होटल मैनेजमेंट एटसेट्रा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 3 पोस्ट रिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट स्कीम। इसमें आपको बहुत सारे स्कीम्स देखने को मिलेंगे, जैसे मनरेगा है, जवाहर रोजगार योजना है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज एक्सप्लेन पॉवर्टी एंड इट्स टाइप्स। पॉवर्टी एंड इट्स टाइप्स, इसके दो पॉवर्टी अगर हम सिंपली कहें, अगर हम पॉवर्टी को सिंपली कहें कि इट इज़ अ स्टेट और कंडीशन इन विच अ पर्सन और कम्युनिटी लैक्स द फाइनेंशियल रिसोर्सेज
एंड एसेंशियल्स और ए मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसके दो टाइप्स है, दैट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी उस कंडीशन को हम कहते हैं जहाँ पे हाउस होल्ड इनकम जो है वो नेसेसरी लेवल जो बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए होती है, उसमें उसकी इनकम जो है उस लेवल से कम रहती है। और बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड्स में हम फूड, शेल्टर, हाउसिंग को इंक्लूड करते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूएन, जो बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड जो है, इसमें जो पॉवर्टी लाइन इन्होंने ड्रा करी थी इन 1990, दैट वाज $1 a day, बट इट वाज रिसेट इन अक्टूबर 2015, दैट वाज रिसेट टू $1.90 a day। और इंडिया में जो अभी करंट ऑफिशियल मेजर्स जो है पॉवर्टी के है, दे आर बेस्ड ऑन तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन। इन्होंने फिक्स क्या कह रहा था, डेली एक्सपेंडिचर ऑफ ₹27.20 फॉर रूरल एरियाज एंड 33.30 फॉर अर्बन एरियाज। इसके बाद जो है रिलेटिव पॉवर्टी, इट इज डिफाइंड फ्रॉम सोशल पर्सपेक्टिव। इसमें हम क्या करते हैं कि जो लिविंग स्टैंडर्ड जो है किसी पर्टिकुलर एरिया का, उसको हम कंपेयर करते हैं विद द इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन सराउंडिंग्स। मतलब अगर हम पुलवामा की पॉवर्टी लाइन को, पुलवामा के लिविंग स्टैंडर्ड को देखेंगे, उसको हम कंपेयर करेंगे विद द इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स और लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट बारामूला, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम, सराउंडिंग में जो रहते हैं। अगर हम सिंपली कहें कि इट इज़ अ मेजर ऑफ इनकम इनइक्वलिटी, हम देखेंगे कि पॉवर्टी जो है वो पुलवामा में कितनी है और जम्मू डिवीज़न में कितनी है, या जम्मू डिवीज़न वर्सेस कश्मीर डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा वर्सेस डिस्ट्रिक्ट बारामूला, इन दोनों में जब हम कंपैरिजन करें तो उसको हम रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज एक्सप्लेन क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ ग्रोथ। बहुत सारे आर्गुमेंट्स आए हैं क्रिटिसाइजिंग द ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे क्लब ऑफ रोम ने आर्ग्यू किया था कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है व्हेन कंबाइंड विद ग्लोबलाइजेशन कुड सी ए सिस्टमैटिक कोलैप्स ऑफ आवर प्लैनेट्स नेचुरल रिसोर्सेज। या इकोनॉमिक ग्रोथ के बहुत सारे नेगेटिव एनवायरमेंटल इफेक्ट्स होते हैं, एंड विच हैव प्रॉम्प्टेड सम पीपल टू एडवोकेट कि लोअर लेवल्स ऑफ ग्रोथ होने चाहिए, या अन इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, या डिग्रोथ होनी चाहिए। 2019 में एक रिपोर्ट आई थी ए वार्निंग ऑन क्लाइमेट चेंज के नाम से, जो 11,000 साइंटिस्ट्स फ्रॉम ओवर 150 नेशंस ने साइन किया था। उन्होंने क्या कहा था कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ मटेरियल्स एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इकोसिस्टम। या इससे जो है ग्रोथ से ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्योंकि ये बहुत क्लोज रिलेशनशिप है बिटवीन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। चाइना में अगर आप शिंजियांग सिटी के बारे में जो एक रिपोर्ट देखोगे कि वहाँ पे जो एक लेक है 2015 में, उसमें एक एल्गे लेयर जो है पूरी सरफेस पे आया था। बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट दैट इज रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट। थॉमस माल्थस ने 1978 में कहा था, उन्होंने प्रेडिक्ट किया था अबाउट अप्रोचिंग फेमाइन्स इन यूरोप ड्यू टू द ग्रोथ। तो दिस इज द क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ ग्रोथ। उसके बाद जो नेक्स्ट इसमें आता है, दैट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कैरिंग 8 मार्क। इसमें 4 क्वेश्चंस होते हैं और आपको ऑप्शन होती है, सिर्फ आपको 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कैपिटल फॉर्मेशन, डिस्क्राइब फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन हम कहते किसको है? सिंपली अगर हम कहें कि ये टर्म जो है इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द नेट कैपिटल एक्युमुलेशन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर फॉर ए पर्टिकुलर कंट्री। या सिंपली अगर हम कहें कि रेफर्स टू एडिशन ऑफ कैपिटल गुड्स सच एज इक्विपमेंट, टूल्स, ट्रांसपोर्टेशन, एसेट्स, या इंक्रीजिंग द स्टॉक ऑफ कैपिटल इन ए कंट्री। इसमें फिर फिजिकल कैपिटल आती है, ह्यूमन कैपिटल कहती है, जिनको हम ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं।
नो नीड टू डिस्कस देम अगेन। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहता है, टेक्नोलॉजी होती क्या है, सबसे पहले हमें यह पता चले। टेक्नोलॉजी जो है एनकॉम्पासेस ह्यूज बॉडी ऑफ नॉलेज एंड टूल्स दैट ease the use of economic resources as a way to produce goods and services efficiently and innovatively, उसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब इसका रोल क्या है इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट? सबसे पहला, जैसे इससे हम टेक्नोलॉजी जो है इससे हम टाइम को सेव कर सकते हैं। जो टाइम हमें गुड्स को प्रोड्यूस करने में या उनको टू डिलीवर ए सर्विस उसमें टाइम लगता है, टेक्नोलॉजी से उस टाइम को हम कम कर सकते हैं। या टेक्नोलॉजी का जो कंट्रीब्यूशन रहता है टू द एफिशिएंसी ऑफ ए बिजनेस आउटपुट रेट, या टेक्नोलॉजी से हमें जो है डिवीजन ऑफ लेबर या स्पेशलाइजेशन ऑफ जॉब्स जो है वो इंक्रीज हो रही है। या नेक्स्ट जो है टेक्नोलॉजी हैज ह्यूज इफेक्ट टू एक्सेस नेचुरल रिसोर्सेज एंड यूज देम इन मोस्ट इफेक्टिव वेज पॉसिबल टू बेनिफिट। या बिजनेसेस आर एबल टू इंक्रीज टोटल आउटपुट, जिससे फिर हमारा इकोनॉमी में प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं, उससे हमारा ग्रेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। बेटर टेक्नोलॉजी जो है दैट हैज लेड टू फर्दर रिसर्च इनटू नियरली एवरी सेक्टर ऑफ बिजनेस एंड साइंस। या अगर हम कहें कि टेक्नोलॉजी जो है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द सक्सेस एंड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड जॉब मार्केट ग्रोथ। इसके आप हेडिंग्स भी डाल सकते हो, जैसे एफिशिएंसी, स्पेशलाइजेशन, मनी सेविंग, टाइम सेविंग, नेचुरल रिसोर्सेज, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, रिसर्च, इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज डिस्क्राइब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड एक्सप्लेन कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को हम अगर सिंपली कहें कि मीन्स अ सडन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पर्टिकुलर स्पीशीज, लेकिन ये जो टर्म यूज की कर रहे हैं इसको हम रेफर टू द वर्ल्ड एज ह्यूमन पॉपुलेशन। या अगर हम सिंपली कहें कि population explosion refers to the rapid and dramatic increase, dramatic rise in world's population that has occurred over the last few hundred years. इसके causes बहुत सारे हैं, जैसे increase in birth rate, number 2 early marriages, number 3 poverty, number 4 illiteracy, number 5 decrease in death rate, number 6 religious and social reasons, number 7 living standard of living, low standard of living। और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के इफेक्ट्स जो है बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे हम कुछ को मेंशन कर रहे हैं, जैसे नंबर 1 प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नंबर 2 मोर प्रेशर ऑन लैंड, नंबर 3 एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, नंबर 4 reduces the rate of capital formation, number 5 it requires more investment, number 6 reduces per capita availability of capital, number 7 adverse effect on per capita income, number 8 creates problem of unemployment, number 9 creates food problem, number 10 creates vicious circle of poverty, number 11 decline of social infrastructure। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिस्कस द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये जो थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है इट वाज प्रेजेंटेड बाय फ्रैंक नोटेस्टीन एंड किंग्सले डेविस in the year 1944-45. According to this theory, all societies would pass through the different stages from a pre-industrial to a post-industrial demographic equilibrium. ये theory जो है it throws light on changes in birth rate and death rate and consequently on the growth rate of population. मतलब birth rate, death rate एक इकोनॉमी में, एक कंट्री में कैसे चेंज हो रही है और उसका फिर ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जब एक कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है उससे जो है डेथ रेट में रिडक्शन हो रही है, देयर इज अ रिडक्शन इन द डेथ रेट विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर जो ये बर्थ रेट एंड डेथ रेट में जो ये चेंजेस आ रही है ड्यू टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट,
इससे क्या हो रहा है कि एक कंट्री में बहुत सारे फेजेस आ रहे हैं, स्टेजेस आ रहे हैं ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ, जब बर्थ रेट डेथ रेट में चेंजेस हो रहे हैं विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके 4 स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज जो इसका है उसको हम हाई पॉपुलेशन ग्रोथ पोटेंशियल स्टेज भी कहते हैं, एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई फ्लक्चुएटिंग बर्थ एंड डेथ रेट्स विच ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज ईच अदर। इसमें लो इनकम रहती है, पॉवर्टी रहती है, एब्सेंस ऑफ मेडिकल केयर फैसिलिटीज रहती है, जिससे जो है लार्ज डेथ्स होती है इकोनॉमी में, कंट्री में। हाई बर्थ रेट या डेथ रेट जो है दे रिमेन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। उससे क्या होता है कि जो है जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ एक इकोनॉमी में रहती है, दैट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। सेकंड स्टेज जो है उसको हम स्टेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी कहते हैं, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, व्हाट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसमें क्या होता है, डेथ रेट डिक्रीज होती है विद बेटर मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज, क्योंकि उनको एक्सपेंड किया जा रहा है। लेकिन बर्थ रेट जो है दैट रिमेन्स कांस्टेंट एट अ हाई लेवल। जब डेथ रेट कम हो, बर्थ रेट ज्यादा हो, तो उससे क्या होता है कि इकोनॉमी में जो है एक कंट्री में जो है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज स्टेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। थर्ड स्टेज इट इज कैरेक्टराइज्ड एज अ पॉपुलेशन स्टेज, क्योंकि इसमें जो है पॉपुलेशन दैट कंटिन्यूज टू ग्रो एट अ फास्टर रेट। बर्थ रेट इसमें जो रहती है एज कंपेयर टू द डेथ रेट डिक्लाइन इज मोर रैपिडली। एज अ रिजल्ट पॉपुलेशन ग्रोज एट अ डिमिनिशिंग रेट। पॉपुलेशन इस स्टेज में भी बढ़ रही है, बट एज कंपेयर टू द सेकंड स्टेज वो कम होती है, उसकी जो ग्रोथ रेट रहती है वो कम रहती है। दैट इज व्हाई वी से पॉपुलेशन ग्रोज एट अ डिमिनिशिंग रेट, क्योंकि इसमें बर्थ रेट डिक्लाइन हो रही है ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, चेंज्ड सोशल एटीट्यूड एंड इंक्रीज्ड फैसिलिटीज फॉर फैमिली प्लानिंग लाइक दैट। फोर्थ स्टेज इसमें जो आता है दैट इज नोन एज स्टेज ऑफ स्टेशनरी पॉपुलेशन। स्टेशनरी पॉपुलेशन किसको हम कहते हैं? इसमें जो बर्थ रेट डेथ रेट होती है बोथ आर एट अ लो एंड दे आर अगेन नियर बैलेंस, दैट इज देयर इज लिटिल ग्रोथ इन पॉपुलेशन। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं? सिंपली अगर हम कहें अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन व्हेन अ पर्सन एक्टिवली सर्चेस फॉर अ जॉब एंड इज नॉट एबल टू फाइंड वर्क। फिर इसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट से हम इसको मेजर करते हैं, दैट इज नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाई वर्किंग पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाई 100। और वर्किंग पॉपुलेशन में हम किसको इंक्लूड करते हैं? बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 15 एंड 16। मैंने पहले भी कहा था कि इंडिया में जो अभी वर्किंग एज है इंडिया की, दैट इज नियर अबाउट 900 मिलियन एंड विच इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपेंड बाई अनदर 100 मिलियन बाई 2030, दैट इज इक्वल टू 1 बिलियन। और इसका जो मेजरमेंट इसमें हो रही है NSSO विच वर्क्स अंडर द MOSPI, that is Ministry of Statistics and Program Implementation, that measures employment and unemployment on the following activities, जैसे डेली स्टेटस अप्रोच है, वीकली स्टेटस अप्रोच है, यूजुअल स्टेटस अप्रोच है। अभी जो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है एज ऑफ अप्रैल 2022 दैट वाज 7.80% एंड इट वाज ऑल टाइम हाई। जब कोविड लॉकडाउन हुआ था इन अप्रैल 2020 उसमें ऑल टाइम हाई था, दैट वाज 23.50%। इसमें आपको टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सारे देखने को मिलेंगे, जैसे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल, टेक्नोलॉजिकल, साइक्लिकल, एजुकेटेड, डिस्गाइस्ड, क्रॉनिक, ओपन, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इन सब को यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, नाम से ही पता चल जाता है। लेकिन डिस्गाइस्ड और अंडर अनएम्प्लॉयमेंट को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं? इट इज़ अ सिचुएशन वायर इन ए लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल ऑफ द लेबर फोर्स डज नॉट गेट अ जॉब। लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन इज अनएम्प्लॉयड। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज स्टेट पोस्ट रिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स इन इंडिया एंड देयर इम्पैक्ट्स इन इंडियन इकोनॉमी। मैंने पहले ही कहा था कुछ स्कीम्स के
नाम जो है उनको मैं पहले ही यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। जैसे मनरेगा है, इट वाज लॉन्च्ड ऑन February 2, 2006 बाय मनमोहन सिंह। पहले इसका नाम नरेगा था, फिर इसको रिनेम किया गया इन 2009 फ्रॉम नरेगा टू MG नरेगा। इसमें जो है 1.3 प्रपोज्ड जॉब्स जो है दे आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन। अगर इसमें एप्लीकेंट जो है दैट इज़ नॉट प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट विद इन 15 डेज तो ही विल बी एंटाइटल्ड टू ए डेली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। और इसमें जो वर्क मिल रहा है दैट इज़ विद इन द 5 किलोमीटर्स। इसमें अगर आप देखोगे एज ऑफ 2022-23 इसमें जो एक्टिव नंबर ऑफ एक्टिव वर्कर्स है दैट इज़ 15.12 करोड़। एसेट्स क्रिएटेड अंडर मनरेगा दैट इज़ वर्थ ₹6.41 करोड़। पर्सन डे जनरेटेड दैट इज़ 90.54 करोड़। हाउस होल्डर्स बेनिफिटेड दैट इज़ 3.62 करोड़। और इसमें जो अभी तक ट्रांजेक्शन हुई है वर्थ ₹5.86 करोड़। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम launched in 6th plan. Rural Landless Employment Guarantee Program launched in 7th plan. Jawahar Rozgar Yojana revamped as launched from 1st April 1999. इसमें भी ऑब्जेक्टिव्स आपको वैसे ही मिलेंगे जो मनरेगा के हैं। इनके ऑब्जेक्टिव्स वैसे सेम रहते हैं, जैसे टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, टारगेट ग्रुप इज बिलो द पॉवर्टी लाइन, या all works which will result in creation of durable community assets, या संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है दैट वाज लॉन्च्ड ऑन 25 सितंबर 2001। बहुत सारे स्कीम्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन इन डिटेल मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज। इनको हम पहले ही डिस्कस थोड़ा सा कर चुके हैं, नो नीड टू डिस्कस अगेन। Next question is elaborate briefly the central state financial relationships. इंडिया को जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट प्रोवाइड्स ड्यूअल पॉलिटी, वहां पे क्लियर डिवीजन है ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, यानी सेंटर एंड स्टेट्स। हर किसी की अपनी अपनी सुपरमेसी है। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट दे आर डिवाइडेड एज जैसे लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, फाइनेंशियल रिलेशंस। लेकिन हमें यहाँ पे फाइनेंशियल रिलेशंस को डिस्कस करना है। जैसे सबसे पहले ये जो फाइनेंशियल रिलेशंस है दे आर मेंशनड इन आर्टिकल 268 to 293। That is Article 268 to 293. They deal with the provision of financial relations between center and state. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ये क्लियर प्रोविजंस मेंशन किए हैं टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स एज वेल एज नॉन टैक्स रेवेन्यू, या पावर ऑफ बोरोइंग जो है, या ग्रांट्स एंड एड्स जो है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट्स। टैक्सेस अगर आप देखोगे उसमें आपको टैक्सेस कुछ ऐसे मिलेंगे विच आर एक्सक्लूसिव असाइन्ड टू द सेंटर, या टैक्सेस एक्सक्लूसिव असाइन्ड टू द स्टेट्स, या टैक्सेस लीव्ड बाय यूनियन बट कलेक्टेड बाय स्टेट्स, taxes levied and collected by union but assigned to states, taxes levied and collected by union but shared। बहुत सारे इसमें आपको देखने को मिलेगा। दिस इज द फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन दो। या अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज ग्रांट एंड एड बिसाइड शेयरिंग ऑफ टैक्सेस। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी हमें प्रोवाइड करता है कि ग्रांट्स एंड एड्स टू द स्टेट्स फ्रॉम सेंट्रल रिसोर्सेज। या पावर ऑफ बोरोइंग किसके पास है, क्या सेंटर बारो कर सकती है, क्या स्टेट बारो कर सकती है। दिस इंडिकेट्स द फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने गेस्ट पेपर देखा BA 5th सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया फर्स्ट। विद इन 1 or 2 days अगर हमें लगा कि पब्लिक फाइनेंस के गेस्ट पेपर की भी ज़रूरत है तो विद इन 1 or 2 days अगर कमेंट सेक्शन में किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर पब्लिक फाइनेंस, या अगर हम रेस्पॉन्स स्टूडेंट्स का देखेंगे तो हम उसका भी गेस्ट पेपर अपलोड करेंगे। आज के वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अगर ये वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।